हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर अपन वंशागति के आणविक आधार वाले चैप्टर में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो है अपना आनुवंशिक पदार्थ की खोज। नॉर्मली पीछे जेनेटिक्स के अंदर अपन देखते हैं कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, अपन ने पहले से ये तो बात सीख रखी है कि आनुवंशिक पदार्थ अपना डीएनए है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया और फाइनली जा करके अपने को इस बात का पता लगा कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। नॉर्मली जेनेटिक्स के अंदर ही ये कहानी स्टार्ट हो गई थी कि जो वंशागति का आणविक आधार है वो कौन होने वाला है। सन 1926 में वंशागति के आणविक आधार की खोज हुई है। जेनेटिक्स के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल है, थियोडोर सटन है, थॉमस हंट मॉर्गन या टीएच मॉर्गन है। इन्होंने वंशागति के आणविक आधार को स्पष्ट किया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है कि प्रोटीन है कि आरएनए है। इसके लिए इन्होंने पहले से ही ये स्पष्टीकरण दे रखा है। हमको भी अच्छी तरीके से पता है कि कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र मिलता है। अब ये जो साइंटिस्ट थे, इनको सिर्फ इस बात का पता लगा कि गुणसूत्र है जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर के जाता है। नॉर्मली अपनी जो शुक्राणु कोशिका है, अंडाणु कोशिका है, इन कोशिका के केंद्रक के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होती है और वही जीन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रही है। तो इन साइंटिस्ट लोगों ने सिर्फ यहां तक ही डिस्कशन किया है। ये वैज्ञानिक ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन में से आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है। ये तो पता लग गया था कि या तो डीएनए है या प्रोटीन है या फिर आरएनए है तो ये तीन चीज ही, लेकिन इस बात का पता नहीं कर पाए कि इन तीनों में से कौन है जेनेटिक मटेरियल। तो इस बात को लेकर के बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें से आज की क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा शानदार और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होने वाला है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को इनको बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। क्यों बोल रहे हैं वो भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ग्रिफिथ प्रयोग प्रस्तुतकर्ता कौन है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और कब दिया है? 1928 के अंदर यह एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसी एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या रूपांतरणीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अपने को यह ध्यान रखना है कि इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो इनके पास में जो एक्सपेरिमेंट के लिए मटेरियल थे वो कौन कौन से थे, इस बात को अपने को पहले से देखना है। इन्होंने अपना प्रयोग माइस या चूहों व न्यूमोनिया रोग कारक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया के ऊपर किया है। मतलब चूहों और न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जो बैक्टीरिया होता है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के नाम से जानते हैं, इनका इस्तेमाल करके इस एक्सपेरिमेंट को समझाने का प्रयास किया है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। अपना काम स्टार्ट किया था इन्होंने चूहों पर और एक रोग कारक है न्यूमोनिया फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर। अब यहां पे अपन देख रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु है, इसके दो प्रभेद होते हैं। पहले अपने को एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ये जनरल इंट्रोडक्शन अपने को समझ में आ जाना चाहिए। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के दो प्रभेद होते हैं, एक को बोलते हैं आर प्रभेद, एक को बोलते हैं एस प्रभेद। अब ये आर प्रभेद, एस प्रभेद, ये क्या होता है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने पेट्री डिश लेकर के ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया है, इसका पेट्री डिश के अंदर कल्चर किया था। और जैसे इन्होंने पेट्री डिश के ऊपर कल्चर किया तो उस पेट्री डिश के अंदर उन्होंने पाया कि दो प्रकार की कॉलोनियां बनी। एक कॉलोनी स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया की बनी, एक कॉलोनी रफ टाइप के बैक्टीरिया की बनी। अब जो स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी थी, उनको उन्होंने नाम दिया था एस प्रभेद, और जो रफ टाइप या खुरदरे टाइप के बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी थी, उनको नाम दिया था आर प्रभेद। अब ये जो एस प्रभेद और आर प्रभेद, ये एक ही बैक्टीरिया के दो टाइप्स देखने को मिल रहे। एक बैक्टीरिया ऐसे मिल गए एस प्रभेद वाले, एक बैक्टीरिया ऐसे मिले आर प्रभेद वाले। अब इसमें एस प्रभेद वाला बैक्टीरिया क्या करता है, आर प्रभेद वाला बैक्टीरिया क्या करता है, तो इनके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस अपन ने किया है। एस प्रभेद चिकना प्रभेद वाला होता है, स्मूथ स्ट्रेन वाला होता है। आर प्रभेद रफ स्ट्रेन या खुरदरा प्रभेद वाला होता है। अब इनमें से एस प्रभेद वाला होता है वो वायरुलेंट होता है, उग्र प्रकृति का होता है, मतलब वो रोग को फैला रहा है। और आर प्रभेद वाला होता है वो नॉन वायरुलेंट या अनुग्र प्रकृति का होता है, जिससे कि रोग उत्पन्न
नहीं होता है। उसके बाद में एस प्रभेद वाला रोग उत्पन्न करता है, आर प्रभेद वाला रोग उत्पन्न नहीं करता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे मान लो कि ये जो न्यूमोनिया रोग कारक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का बैक्टीरिया, ये मान लो मेरी बॉडी के अंदर एंट्री ली है। अब बाहर से जो भी पैथोजन या रोग कारक की एंट्री लेता है शरीर के अंदर, तो अपना जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर करता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। जैसे ही आर प्रभेद वाला अपनी बॉडी के अंदर गया तो इम्यूनो सिस्टम ने उसको क्या कर दिया है? किल कर दिया है। तो ये आर प्रभेद वाला बैक्टीरिया अपने अंदर न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है। लेकिन एस प्रभेद वाला ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, ये मेरी बॉडी के अंदर गया है, तो यहां पे जो इम्यूनो सिस्टम है ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्यों नहीं बिगाड़ पाता है? क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास में, एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया के पास में चारों तरफ जो इसके आवरण होता है वो आवरण म्यूकस या पॉलीसेकेराइड का बना होता है। उस पॉलीसेकेराइड के आवरण के बने होने की वजह से अपना इम्यूनो सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है और ये अपने अंदर न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता है। तो एस प्रभेद और आर प्रभेद की कहानी अपने को यहां पे समझ में आ चुकी है कि एस प्रभेद वाला बैक्टीरिया तो क्या करेगा? न्यूमोनिया रोग को करता है, आर प्रभेद वाला न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न नहीं करता है। ये एक कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान में रखना है। अब यही एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ साहब ने किसके ऊपर अप्लाई किया है? चूहों के ऊपर अप्लाई किया है। इनकी चूहों से क्या दुश्मनी थी ये पता भी नहीं चल रहा है। सबसे पहले अपने लिया है एस प्रभेद, और एस प्रभेद को भी कैसा लिया है? जीवित लिया है। इस एस प्रभेद जीवित वाले को चूहे के अंदर प्रवेश करवाया है। तो एस प्रभेद का अपने को पता है कि ये वायरुलेंट होता है। इसको यदि चूहे के अंदर प्रवेश करवाएंगे तो ये न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला है, और न्यूमोनिया रोग उत्पन्न होगा तो चूहे की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। दूसरी कंडीशन के अंदर आर प्रभेद लिया है, जिंदा लिया है। तो आर प्रभेद का तो अपने को पहले से पता है कि आर प्रभेद अनुग्र प्रकृति का होता है, नॉन वायरुलेंट होता है, ये तो रोग उत्पन्न करेगा ही नहीं। तो आर प्रभेद को जीवित लिया, चूहे के अंदर प्रवेश करवाया, रोग उत्पन्न नहीं हुआ, और रोग उत्पन्न नहीं हुआ तो बेचारा चूहा जिंदा रह गया है। तीसरी कंडीशन में इन्होंने क्या कर लिया है? एस प्रभेद को लिया। तो अपने को पता है कि एस प्रभेद तो रोग उत्पन्न करता है, लेकिन इस एस प्रभेद को हीट किल्ड किया है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देकर के इसको पहले से मर्त कर दिया है। और इस मरे हुए को चूहे के अंदर प्रवेश करवाएंगे तो रोग उत्पन्न नहीं होने वाला है और चूहा जीवित रहना है। क्योंकि ये खुद बेचारा मरा हुआ पड़ा है, तो चूहे के अंदर रोग कैसे उत्पन्न कर पाएगा? तो चूहा जीवित है। ये तीन कंडीशन तो अपने को बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है वो है हमारी ये चौथी कंडीशन। इसके अंदर क्या होना है? आर प्रभेद को लिया है, और आर प्रभेद को कैसा लिया है? जीवित लिया है। तो आर प्रभेद तो चूहे के अंदर रोग उत्पन्न वैसे भी नहीं करता है। फिर इसके साथ में ही मिक्स किया है एस प्रभेद वाले को। एस प्रभेद वाला रोग उत्पन्न करता है, लेकिन हमने ऊपर देख लिया है कि एस प्रभेद वाले को यदि टेम्परेचर देकर के मार दिया जाता है तो फिर चूहे के अंदर रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो आर प्रभेद को जिंदा लिया, एस प्रभेद को मर्त कर दिया है। तो आर प्रभेद वाला तो वैसे भी रोग उत्पन्न नहीं कर रहा था, एस प्रभेद वाला रोग उत्पन्न कर रहा था, लेकिन इसको पहले से ही टेम्परेचर देकर के किल कर दिया गया है, मार दिया गया है। अब इन दोनों के मिक्सचर को चूहे के अंदर प्रवेश करवाएंगे तो अब अपने अकॉर्डिंग हम सोच के देखेंगे तो क्या चूहे के अंदर रोग उत्पन्न होगा? तो हम जवाब देंगे कि बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यहां पे ये आई कि इस कंडीशन के अंदर आर प्रभेद को जिंदा रखा, एस वाले को मार दिया, उसके बाद में चूहे के अंदर प्रवेश करवाया, तो रोग उत्पन्न नहीं होना चाहिए था ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे रोग उत्पन्न हुआ है और चूहे की बेचारे की मृत्यु हुई है। अब इसका जवाबदार कौन है? ये चूहा क्यों मरा है, ये बात अपने को समझनी है। ये चूहा किस वजह से मरा है? इस कंडीशन में ऊपर जो कंडीशन देखिए उस हिसाब से तो मरना नहीं चाहिए, लेकिन ये मरा है तो ये किस बात से मरा है? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने इस एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा निष्कर्ष निकाला है कि अंतिम चरण में एस थर्ड मर्त प्रभेद व आर सेकंड जीवित प्रभेद को एक साथ चूहे में प्रवेश करवाया गया। चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न हुआ और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो अपने को भी दिख रहा है यहां तक।
क्योंकि एस थर्ड मर्त में से कुछ पदार्थ आर सेकंड जीवित में स्थानांतरित हुआ, जिससे आर सेकंड जीवित एस थर्ड जीवित में रूपांतरित हो गया है। इनका कहने का मतलब क्या है कि आर सेकंड पहले हमने जीवित लिया था, एस थर्ड को हमने मर्त लिया था, तो चूहे की मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। अब चूहे की मृत्यु हुई है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि एस थर्ड मर्त वाला जो कि रोग उत्पन्न कर रहा था, इससे कोई ना कोई मटेरियल निकल करके आर सेकंड जीवित वाले के अंदर आ गया है, और आर सेकंड जीवित वाले के अंदर एस थर्ड का मटेरियल आया है, तो अब तो चूहे को रोग उत्पन्न होना है। मतलब कुछ पदार्थ यहां पे स्थानांतरित हुआ है, आर सेकंड जीवित एस थर्ड जीवित में रूपांतरित हो गया है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इतनी सी बात बोल करके हमको कंफ्यूजन में छोड़ दिया है कि कोई ना कोई पदार्थ का यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन मेरे को यह नहीं पता कि आरएनए हुआ कि डीएनए हुआ कि प्रोटीन हुआ, इस बात को मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि कोई ना कोई तो पदार्थ है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे हुआ है। तो हमने नोट लगा करके इनकी कमी के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट दिया है कि यह प्रयोग ये सिद्ध नहीं कर पाया कि कौन से पदार्थ का स्थानांतरण या फिर रूपांतरण हुआ है, कि डीएनए का हुआ है कि आरएनए का हुआ है कि फिर प्रोटीन का हुआ है, ये बात ये भी नहीं बता पाए। लेकिन एग्जाम के अंदर तो ये अपने को जितना पूछेगा तो एक्सपेरिमेंट ने जो बात बोली है उतनी बात अपने को लिख के आनी पड़ेगी। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट की बात आए तो अपने को ये सिंपल तरीके से ये छोटा सा डायग्राम बना करके और लास्ट में निष्कर्ष दे देना है, नोट लगा करके ये बात अपने को लिख के आनी है, मेंशन करके आनी है कि इस प्रयोग से ये स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सा पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है। ये प्रयोग सिर्फ ये बता रहा है कि कोई ना कोई पदार्थ या तो आरएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या फिर डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या फिर प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से फाइनली फोर्थ स्टेप के अंदर चूहे की डेथ हुई है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि चूहा मर गया है, उसके पीछे का रीजन ग्रिफिथ साहब सिर्फ इतना बता रही है कि कोई ना कोई मटेरियल है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इस वजह से ये चूहा मरा है। लेकिन कौन से मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये बात ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं कर रहा है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 3 साइंटिस्ट और आए हैं। एक एब्री नाम के आए हैं, एक मेकार्ट नाम के आए हैं और एक मैक्लियोन नाम के साइंटिस्ट आए हैं। वो साइंटिस्ट केमिकल एनालिसिस करके देखने वाले हैं कि इन तीनों के अंदर से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इस चूहे की मृत्यु के लिए। यह बात ग्रिफिथ साहब नहीं बता रहे कि चूहा मरा तो क्यों मरा, यह बात 3 साइंटिस्ट आएंगे वो बताएंगे। लेकिन वो इस बात को प्रूव करेंगे, वो ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट को ही प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ, ग्रिफिथ साहब बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ है, तो वो साइंटिस्ट इनको जवाब देंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए का हुआ है। अब वो साइंटिस्ट लोग भी इस बात को नहीं बता रहे हैं, ये प्रूफ नहीं कर रहे, ये दावा नहीं कर रहे हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके लिए एक तीसरा नया लेटेस्ट और लास्ट एक्सपेरिमेंट होगा, जो होगा अपना अर्से और चेस का एक्सपेरिमेंट। वो ये साबित करके दिखाएंगे कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो पहला एक्सपेरिमेंट अपन ने देख लिया है ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट, दूसरा जो केमिकल एनालिसिस करके देखने वाले, और तीसरा फाइनली अपन देखने वाले हर्से और चेस का एक्सपेरिमेंट। देखेंगे रूपांतरणीय सिद्धांत का जैव रासायनिक विश्लेषण। पीछे हमने देख ही लिया है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने जो बात की थी उसके अंदर फाइनली चूहे की मृत्यु हुई थी, तो उसके पीछे वजह क्या थी। अब उसने तो ये बोल दिया था कि इनका कोई ना कोई मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण हुआ है, डीएनए का हुआ, आरएनए का हुआ, प्रोटीन का हुआ, इस बात का पता नहीं चला। तो इसके लिए एक दूसरा सिद्धांत दिया गया है, रूपांतरणीय सिद्धांत का जैव रासायनिक विश्लेषण, जिसके प्रस्तुत करता है ओसवाल्ड एबेरी नाम के साइंटिस्ट, कोलिन मैक्लियोड नाम के साइंटिस्ट और मैकलिन मैकार्टी नाम के साइंटिस्ट। और वो जो डाउट ग्रिफिथ साहब ने डाल दिया था कि आर सेकंड जीवित और एस थर्ड ताप मृत वाला जो प्रभेद लिया था, उसकी वजह से जो चूहा मरा था, वो क्यों मरा था, इस बात को समझाने के लिए इन्होंने 1933 से लेकर के 1944 तक एक्सपेरिमेंट किया। मतलब लगभग 10 साल के बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि जो ग्रिफिथ साहब ने बोला था कि कुछ ना कुछ मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ क्या हो रहा था, वो डीएनए हो रहा था। इस बात के लिए इन्होंने केमिकल एनालिसिस करके इस एक्सपेरिमेंट को दिया है। और ये एक्सपेरिमेंट अभी तक श्योर नहीं है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रिफिथ साहब ने जो रूपांतरणीय सिद्धांत दिया था, उन्होंने जो कंफ्यूजन डाल दिया था, उस कंफ्यूजन को दूर करके छोड़ा है कि ग्रिफिथ साहब ने बोल दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ, तो इन्होंने
इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो डीएनए का हुआ था, जिसकी वजह से चूहा मर गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को अपन ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इन्होंने यह सिद्ध किया कि रूपांतरण के लिए कौन जिम्मेदार है, डीएनए जिम्मेदार है, जो कि ग्रिफिथ साहब नहीं बताए थे। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर R सेकंड जीवित प्लस S3 मर्त वाले बैक्टीरिया के प्रभेद को रख लिया है। अब इनको अलग अलग एंजाइम से ट्रीट करने के बाद में चूहे के अंदर प्रवेश करवा के चेक करेंगे कि रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ, चूहा मरा कि चूहा जिंदा रहा। तो सबसे पहले इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम, आरएनएज एंजाइम और डीएनएज एंजाइम को सेलेक्ट किया है। तो पहले से मैं आपको बता दूं कि ये जो एंजाइम है अपने प्रोटीएज एंजाइम, आरएनएज एंजाइम, डीएनएज एंजाइम, ये क्या करते हैं, जैसे प्रोटीएज एंजाइम है तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसका विघटन करने का काम करते हैं। आरएनएज एंजाइम क्या करता है, ये आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, आरएनए का विघटन करेगा। डीएनएज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट करेगा या डीएनए का विघटन करेगा। फिर ये चेक करेंगे कि इनको डाइजेस्ट करने के बाद में चूहा जिंदा रह रहा है कि चूहा मर रहा है, ताकि अपने को पता लगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए जिम्मेदार है कि प्रोटीन जिम्मेदार है कि आरएनए जिम्मेदार है। तो इन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर वही वाला लिया है जिससे कि चूहा मर गया था, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको ट्रीट किया है किससे, प्रोटीएज एंजाइम से। प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कर देंगे, इसका मतलब प्रोटीन उसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर प्रोटीन तो है नहीं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट किया, R सेकंड जीवित S3 तापमर्त वाला वही मटेरियल रखा, चूहे के अंदर प्रवेश करवाया तो रूपांतरण हुआ और चूहा मर गया। इसका मतलब प्रोटीन की वजह से तो ये काम नहीं हो रहा है, प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। यदि प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन होता तो यहां पे रूपांतरण नहीं हो पाता, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बावजूद भी ये जो मटेरियल है ये ट्रांसफॉर्मेट हो रहा है, इसका मतलब प्रोटीन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद में इन्होंने आरएनएज एंजाइम का इस्तेमाल किया और आरएनए का विघटन कर दिया, आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, फिर चूहे के अंदर प्रवेश करवाया तो यहां पर भी रूपांतरण हुआ और चूहा क्या हो गया है, मर गया है। यदि आरएनए होता, आरएनए का ट्रांसफॉर्मेट होता तो चूहा मरता नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो चूहा मर गया, आरएनए को निकालने के बावजूद भी ये मर रहा है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन के अंदर डीएनएज एंजाइम लिया है, मतलब डीएनए को भी विघटन करके देखा और फिर चूहे के अंदर प्रवेश करवाया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन चूहा कैसा है, जीवित है। इसका मतलब चूहा जिंदा है, इसका मतलब डीएनए का ट्रांसफॉर्मेट हुआ है, क्योंकि डीएनए को डाइजेस्ट करने के बावजूद भी यहां पे चूहा जिंदा बचा है। बाकी के अंदर तो चूहे मर गए थे, लेकिन डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, उसके बाद में रूपांतरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो किसका हो रहा है, वो डीएनए का हो रहा है। जैसे प्रोटीएज तथा आरएनएज एंजाइम रूपांतरण को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, यहां पे तो चूहे मरे हुए हैं, परंतु डीएनएज रूपांतरण को प्रभावित करता है। कैसे, R सेकंड जीवित प्लस S3 तापमर्त पर डीएनएज एंजाइम डाला, जिससे डीएनए का विघटन या पाचन हो गया, और अब इन प्रभेदों को चूहे में प्रवेश करवाया और रूपांतरण नहीं हुआ है, यहां पे चूहा जीवित है यहां पे। अतः स्पष्ट होता है कि रूपांतरण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, डीएनए जिम्मेदार होता है। अब यहां तक अपने को इसी बात का पता लगा है अभी तक कि ग्रिफिथ साहब ने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ ये मुझे नहीं पता, तो इन भाई साहब ने ये बता दिया कि ये काम तो हम कर देंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ ये बात हम बता देंगे आपको। तो इन्होंने फाइनली निष्कर्ष निकाला कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था जिसकी वजह से चूहा मरा था, मतलब एस प्रभेद से जो पदार्थ R सेकंड प्रभेद के अंदर गया था वो कौन गया था, वो डीएनए गया था। इतनी बात इन साइंटिस्ट ने बता दी थी। अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें अपन ये प्रूव करके देखने वाले हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। हर्शे और चेस साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को लिया था, T2 जीवाणुभोजी को लिया था और 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप या समस्थानिक लिए थे, फास्फोरस 32 और सल्फर 35 का इस्तेमाल करके इस बात को प्रूव करके दिखाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।